ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। खबर पक्की है, संसद का मॉनसून सत्र और उसका आज दूसरा दिन है। पहले दिन विपक्ष ने पहलगाम आतंकवादी हमले, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग उठाई थी, जिसके बाद हुए हंगामे की वजह से दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी थी। और आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर सियासी घमासान के आसार हैं। विपक्ष और खासकर कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि आखिर कुछ घंटों के भीतर ऐसा क्या हो गया जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पद से इस्तीफा देना पड़ गया। सत्ता पक्ष ये साबित करने की कोशिश करेगा कि जो भी अटकलें लगाई जा रही हैं वो अफवाह है। इस बीच ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोकसभा में आज के दिन की कार्रवाई शुरू हो रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को आप देख रहे हैं आज की कार्रवाई शुरू करते हुए। मेरी प्रार्थना है, आज क्वेश्चन आवर किसानों का है। 11 सवाल 20 में से किसानों के, माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीबों के, गांव के, और इसलिए मेरी प्रार्थना है, विपक्ष से भी मैं प्रार्थना करता हूं, किसानों के सवाल को आने दे। हम जवाब देने को तैयार हैं। हम माननीय सांसद का जवाब तो देंगे ही, लेकिन सदन के माध्यम से हम किसानों के बीच सरकार की योजना रखना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का दिन किसानों का दिन है। कम से कम खेती पर चर्चा होने दीजिए, किसानों पर चर्चा होने दीजिए, गांव गरीब पर चर्चा होने दीजिए। मेरी प्रार्थना है माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्यगण, आज प्रश्नकाल पर देश के किसानों के मुद्दों पर चर्चा होनी है, उनके आपदा संकट पर चर्चा होनी है। आप प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते, आप किसानों के मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, आप हंगामा करने तख्तियां लेकर आएंगे, ये सदन की परंपराओं के अनुरूप नहीं है। मेरा आप सबसे आग्रह है, अपनी अपनी सीट पर जाएं, बैठें और किसानों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करें, ताकि हम देश के किसान के कल्याण के विषय पर व्यापक चर्चा सदन में कर सकें। माननीय सदस्यगण, ये सदन चर्चा संवाद के लिए, नारेबाजी के लिए नहीं है। आप सदन की मर्यादा को बना करके तख्तियां लेकर मैं अलाउ नहीं करूंगा। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की कार्रवाई हंगामे के चलते एक बार फिर से स्थगित करनी पड़ी है। दोपहर 12 बजे तक के लिए लोकसभा स्थगित कर दी गई है। विपक्ष का जोरदार हंगामा लोकसभा में आप सुन रहे थे, जहां सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि प्रश्नकाल चलने दिया जाए, किसानों के मुद्दे पर बात होने दी जाए, किसानों के मुद्दे को लेकर सवाल जवाब आगे बढ़ने चाहिए सदन में। लेकिन विपक्ष की तरफ से, माफ कीजिएगा, लोकसभा में लगातार हंगामा किया जा रहा था और ऐसे में लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के जोरदार हंगामे के चलते देखिए 3 मिनट के भीतर लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। दोपहर 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई स्थगित। और इस बीच राज्यसभा में भी 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई है। और देखिए, जगदीप धनखड़ साहब, जिन्होंने कल इस्तीफा दे दिया, आज वो चेयर पर नहीं है। आप देख रहे हैं राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, वो आज चेयर पर नजर आ रहे हैं। इट्स मैटर्स विद परमिशन, प्लीज श्री वाई को Please take chair. Please. Shri Vaiko. No, please take chair. Shri Vaiko. Shri Mayank Kumar Nayak. Demand for inclusion of other rural areas of Mehsana district in the rural mission. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आत्मा गांव का हो, उसके लिए रुर्बन मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मुख्यमंत्री रुर्बन मिशन की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा से युक्त बनाना है। मेरे मेहसाना जिले में केवल एक क्लस्टर रुर्बन के अंदर में बेचना की स्वीकृत किया नेटवर्क। राज्यसभा की कार्रवाई भी हंगामे के चलते स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर,
लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। विपक्ष का जोरदार हंगामा, जिसके चलते पहले लोकसभा की कार्रवाई स्थगित की गई है और अब आपने देखा राज्यसभा की कार्रवाई भी स्थगित कर दी गई है। और इस बीच बड़ी खबर उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपना इस्तीफा वापस नहीं लेंगे, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। और अब तो इसके संकेत आज जब राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई है उस समय भी मिल गई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, आज गैर मौजूदगी सदन की कार्यवाही से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की इस बात पर मोहर लग रही है कि अब उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। आशीष। जी हाँ, जो हमें टॉप सोर्सेज बता रहे हैं रोमाना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ही इज़ अनलाइकली टू रिव्यू ऑन हिज डिसीजन। जो उन्होंने इस्तीफा दिया है वो अपना इस्तीफा वापस नहीं लेना चाहते, संभवतः वो अपना इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, इस बात का पूरे देश को इंतजार था कि जब सदन मिलती है तो क्या जगदीप धनखड़ आते हैं या नहीं, चेयर करते हैं कि नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति ने अभी तक उनका इस्तीफा कबूल नहीं किया है। जो टॉप सोर्सेज हमें बता रहे हैं उसके मुताबिक जगदीप धनखड़ अपने इस्तीफे को वापस नहीं लेना चाहते हैं। इन ऑल प्रोबेबिलिटी वो अपना इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। एनी सॉर्ट ऑफ रिकंसिलिएशन नीड्स अ डायलॉग, जो मेरे सोर्सेज बता रहे थे उसके मुताबिक उनको रीच आउट किया गया था, लेकिन मुझे लगता है अभी तक बर्फ पिघली नहीं है और इसी वजह से अब टॉप सोर्सेज ये संकेत दे रहे हैं रोमाना कि जगदीप धनखड़ अपना इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जैसा कि हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह कह रहे हैं कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा वापसी, ये तो अब आप भूल ही जाइए। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि जगदीप धनखड़ इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। सरकार की तरफ से अब क्या इस तरीके की कोई कोशिश की भी जा रही थी या नहीं, इसको लेकर भी तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर यह बड़ी खबर है, जगदीप धनखड़ इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। ऐसे में इस मुद्दे को लेकर विपक्ष की अब तैयारी क्या है, सरकार की घेराबंदी की, आशीष, इसे लेकर क्या अपडेट है? रोमाना, आपका सवाल मुझसे था? जी, आप ही से जानना चाहती हूं कि अब क्योंकि तस्वीर साफ हो रही है, सूत्रीय बता रहे हैं जगदीप धनखड़ इस्तीफा। जी जी रोमाना, देखिए विपक्ष की रणनीति बिल्कुल साफ है। जो अब से थोड़ी देर पहले बैठक भी हुई थी उसमें भी इस बात को लेकर के चर्चा हुई, तमाम सांसदों से मेरी बात हुई और उनका ये कहना है कि बड़ा शॉकिंग था और इस पर हम सरकार को घेरेंगे ही घेरेंगे। जवाब चाहिए कि आखिर ऐसा कल क्या हो गया नाटकीय तौर पर जिस पर जगदीप धनखड़ को अचानक शाम को अपना इस्तीफा देना पड़ा। और आप यही देखिए किस तरह से उसका असर दिखा है। सदन में इतनी जोर हंगामा हुआ है कि उसके बाद सदन को एडजर्न करना पड़ा है। निश्चित तौर पर इस पर पोजीशन साफ करने के लिए मांग की जाएगी, सरकार को पुरजोर तरीके से घेरने की कोशिश की जाएगी। एक के बाद एक एक्स पर पोस्ट करके जिस तरह से तमाम बड़े कांग्रेस के नेता सवाल खड़े कर रहे थे और अब उनको एक तरह से ईंधन मिल गया है कि सभी को इंतजार था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मान मनोवल के बाद वो मान जाएं और सदन में, राज्यसभा में आज आ जाएं, इस्तीफा वापस ले लें, मगर ऐसा कुछ नहीं हो। और इस बीच एबीपी न्यूज पर हम बड़ी खबर दे भी रहे हैं कि वो अपना इस्तीफा वापस लेना भी नहीं चाहते। ऐसे में अब एक एमिनेशन मिल गया है ऑपोजिशन को और ऑपोजिशन की रणनीति बिल्कुल तैयार है इस पर सरकार को घेरने की, सरकार से जवाब तलब करने की। और इस इस्तीफे को लेकर सत्ता पक्ष, उसकी तरफ से औपचारिक तौर पर कोई बयान सामने आ पा रहे हैं या फिर सत्ता पक्ष की अब बोलती बंद हो गई है? ये इतना सब कुछ अचानक से हुआ है और शॉक एलिमेंट इसमें सत्ता पक्ष के लिए बहुत ज्यादा है, आशीष। देखिए इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, सडन इस तरीके से इस्तीफा हो जाए और उसके बाद पूरी रात बीत जाए, घंटों ही नहीं पूरी रात बीत गई, सुबह का कितने कितने घंटे बीत गए। अभी तक मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, प्रधानमंत्री की तरफ से कोई इस पर बयान नहीं आया है, ना ही सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे या अदरवाइज। राष्ट्रपति ने अभी तक उस इस्तीफे पर कुछ भी नहीं कहा है, कबूल किया नहीं किया। टॉप लीडरशिप बीजेपी की बिल्कुल स्टॉन्च साइलेंस है। तो निश्चित तौर पर आप जो कह रही हो वो बात सही है कि कहीं ना कहीं एलिमेंट ऑफ शॉक दिखता है। अगर ऐसा नहीं है तो कोई सामने आए और बताए। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी कोशिश, देखिए राजनीति है, राजनीति में कोई चैप्टर अंत समय तक क्लोज नहीं होता। वो अपना इस्तीफा वापस नहीं लेना चाहते, लेकिन हो सकता है कि मान मनोवल की आखिरी कोशिश और चल रही हो, बेहतर इसके बारे में और डिग कर पाएंगे पवन गौड़ जो बीजेपी को कवर करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो मनाने में नाकामयाब होते हैं, वही रिफ्लेक्ट कर रहा है सत्ता की साइलेंस से कि अभी तक उसका कोई निष्कर्ष निकल नहीं पाया और हो सकता है कि फिर शाम तक ये कॉल लेनी पड़े कि अगला उपराष्ट्रपति किसको चुना जाए। बिल्कुल, अब तो देखिए देश के सामने यही बड़ा सवाल है, अगला उपराष्ट्रपति कौन। बहुत शुक्रिया आपका आशीष कुमार सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। मैं आगे बढ़ रही हूं, खबर पक्की है, पटना के चंदन मिश्रा हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आरा में इस हत्याकांड में शामिल 3 और शूटर्स पुलिस के हत्थे चढ़े हैं।
2 शूटर्स पुलिस के साथ हुए मुठभेड़ में घायल हुए हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और आरा में बदमाशों के साथ पुलिस की ये मुठभेड़ जो हुई है, इस पे शूटर्स बलवंत कुमार, शूटर रवि रंजन, जिन्हें गोली लगी है, 2 शूटर्स हैं जिन्हें गोली लगी है। एक और आरोपी है, नाम अभिषेक कुमार है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। शूटर्स ने एसटीएफ की टीम पर 7 राउंड फायरिंग की, मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ के बाद ये 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिनमें 2 को गोली लगी है। 2 बदमाशों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। पुलिस को जब पुख्ता जानकारी मिली तो एसटीएफ के साथ मिलकर उसने शूटर्स को घेर लिया। पुलिस मुठभेड़ में दोनों आरोपियों को हाथ और पैर में गोली लगी। दरअसल मुख्य शूटर तौसीफ बादशाह और उसके साथियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को खास इनपुट मिले थे। पुलिस चंदन मिश्रा हत्याकांड में शामिल दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करने गई थी। पुलिस ने जैसे ही बदमाशों को घेरा, उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी बलवंत कुमार और रवि रंजन घायल हो गए। वहीं एक और बदमाश अभिषेक कुमार को भी गिरफ्तार किया गया। ये तीनों बदमाश पटना में पारस अस्पताल में हुए चंदन मिश्रा हत्याकांड में शामिल थे। वारदात के सीसीटीवी फुटेज में बलवंत तीसरे नंबर पर दिख रहा है, जबकि रवि रंजन 5वें नंबर पर टोपी पहने हुए। वहीं एक और शूटर अभिषेक कुमार हेलमेट पहनकर अस्पताल के नीचे खड़ा था। पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बेगूसराय में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने एक युवक की उसकी पत्नी के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी है। गोली चलते ही घटनास्थल पर भगदड़ जैसे हालात हो गए। गोली मारकर भाग रहे एक बदमाश को लोगों ने खदेड़कर पकड़ लिया। जमकर बदमाश की पिटाई की गई है। इस घटना की सूचना मिलते ही कई थाने की पुलिस फौरन मौके पर पहुंची। गुस्साए ग्रामीण और परिजनों ने सड़क जाम कर दी थी। पुलिस के साथ बहस की, पुलिस टीम पर भी पथराव किया। फिलहाल पुलिस बदमाशों की धरपकड़ में जुटी हुई है। वारदात की वजह पानी को लेकर रंगदारी मांगना बताया जा रहा है। बदमाशों ने पानी को लेकर रंगदारी मांगी थी और इसी को लेकर ये पूरा विवाद हुआ और पत्नी के सामने ही युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। खबर पक्की है, उत्तर प्रदेश की चंदौली जिले का मुगलसराय बीती रात गोलियों की आवाज से गूंज उठा। बदमाशों ने यहां एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी है, जिसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वारदात के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। तस्वीरें मुगलसराय के धरना गांव की, जहां जमीन पर बिखरा खून और पास पड़े खाली कारतूस के खोखे इस खौफनाक वारदात की तस्दीक कर रहे हैं। गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है और पुलिस मौका वारदात से सबूत खंगालने में जुटी है। जानकारी के मुताबिक धरना गांव के रहने वाले संजय यादव पेशे से प्रॉपर्टी डीलर थे और इलाके में एक जिम भी चलाते थे। बीती रात जब ये गांव लौटे तो पहले से घात लगाकर बैठे हमलावरों ने उन पर फायरिंग की और फिर हवाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और आगे पीछे लोगों से ये भी जानकारी में आया है कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट के तहत ये घटना होने की संभावना है। पुलिस ने बताया कि मृतक संजय यादव का जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और इसी वजह से गोली मारकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं पुलिस अब हमलावर बदमाशों की तलाश में जुट गई है और जल्द बदमाशों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। उधर राजस्थान के नागौर में शिकायत लेकर पहुंचे लोगों के साथ पार्षद के प्रतिनिधि ने झगड़ा कर लिया। बात मारपीट तक पहुंच गई। इस दौरान नगर परिषद का परिसर अखाड़े में तब्दील हो गया। जहां पार्षद प्रतिनिधि और शिकायत लेकर आए लोगों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। लोगों के सामने ही पार्षद प्रतिनिधि और शिकायत लेकर पहुंचा शख्स एक दूसरे से उलझते और एक दूसरे पर हमला बोलते दिखे। पार्षद प्रतिनिधि का नाम अविनाश है, जो लोगों की शिकायत पर अचानक भड़क गया और फिर उसने लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी। वहीं नगर परिषद परिसर में कुछ और लोग मौजूद थे, जिन्होंने मारपीट करने वालों को अलग किया और मामले को शांत कराने की कोशिश की। लोगों का आरोप है कि पार्षद की ओर से विकास के काम नहीं किए जा रहे, जिसकी शिकायत करने पर पार्षद प्रतिनिधि का गुस्सा भड़क गया और वो मारपीट पर उतारू हो गया। वहीं अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र के सोलापुर में पैसों का लालच देकर धर्मांतरण कराने के मामले का पर्दाफाश हुआ। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। आरोप है सोलापुर की बस्ती इलाके में रहने वाले 55 साल के
ईसाई फादर रवि ने यहां एक अस्थायी चर्च बना रखा था। इसी के जरिए वो यहां पर रहने वाली महिलाओं को बहला फुसलाकर उन पर धर्मांतरण का दबाव बना रहा था। केस दर्ज कराने वाले लोगों ने बताया, महिलाओं को आरोपी फादर रवि की ओर से 10,000 रुपए का लालच दिया जा रहा था। वहीं आरोपी फादर रवि की हरकत के बाद कुछ महिलाओं ने हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं से इसकी शिकायत की। इसके बाद जो बस्ती पुलिस है, थाने में आरोपी पादरी के खिलाफ वहां केस दर्ज किया गया था और पुलिस इस मामले की जांच में जुटी। मुंबई के घाटकोपर में होटल चलाने वाली महिला की मराठी न बोलने को लेकर कुछ लोगों से कहासुनी हुई थी। खबर मैंने आपको दिखाई थी। वीडियो में महिला ने मराठी बोलने से इनकार कर दिया था, जिस पर 2 पुरुष उससे झगड़ते हुए नजर आ रहे थे। इसका वीडियो सामने आने के बाद अब कुछ मराठी महिलाएं घाटकोपर में इसी होटल पर पहुंची और उन्होंने महिला से जबरन माफी मंगवाई और उसका वीडियो भी बनाया है। मी मराठीत बोलणार, बोलते मराठी बोलणार, मी मराठी शिकणार, बोल जय महाराष्ट्र बोल, हात जोडून बोल, जय महाराष्ट्र जोरात बोल, नहीं तो बिहार भेज देंगे भाई तेरे को। मला माफ कर, तेरा धंदा बिंदा है ना सब बेड़ा बंद। ये असर जर पागलिक ये जो किया ना तूने कि हिंदुस्तान और जेंट्स को देख के तूने और पावर दिखाया कि क्या करने का करो। अंदर नहीं आए थे हम लोग के आंखें हैं, पूरा वीडियो है, झूठ मत बोल, ये वीडियो झूठ नहीं बोलता है, समझी तो। स्थगित कर दी गई है और इसके बाद अब विपक्ष के जो सांसद हैं वो संसद भवन परिसर में बाहर की तरफ आकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं संसद भवन परिसर का, ये द्वार आप देख रहे हैं, संसद का ये द्वार, और यहीं पर आप देखिए किस तरीके से विपक्ष के सांसद डटे हुए हैं, हाथ में बैनर पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए। जो विपक्ष के मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष इस मानसून सत्र में सरकार की घेराबंदी कर रहा है, उन्हीं मुद्दों को लेकर यहां पोस्टर्स के साथ विपक्ष की तैयारी है। इंडिया गठबंधन के ये सभी साथी यहां नजर आ रहे हैं, उन्हीं इंडिया गठबंधन के दलों के सांसद यहां पर नजर आ रहे हैं सरकार की घेराबंदी करते हुए, नारेबाजी करते हुए। तो जब सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई, लोकसभा और राज्यसभा की, तो अब उसके बाद ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। संसद भवन परिसर में सदन से बाहर आकर विपक्ष के सांसद नारेबाजी कर रहे हैं। खासतौर से जो बिहार का वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR, जो बिहार में वोटर लिस्ट के अंदर पुनरीक्षण का मामला है, उसी को लेकर यहां पर विपक्ष के सांसद जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाते हैं। आपको एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता की संसद भवन परिसर से एक रिपोर्ट। बिहार में जो मतदाता सूची सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है, जिसको चुनाव आयोग ने कह दिया है कि देश भर में भी किया जाएगा, तो फिलहाल तमाम विपक्षी सांसद एक स्वर में इसका विरोध कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको जो है अखिलेश यादव भी नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी भी नजर आ रहे हैं, प्रियंका गांधी भी नजर आ रही है, कांग्रेस के तमाम सांसद मीसा भारती नजर आ रही है। तो तमाम जो विपक्षी सांसद एक स्वर में इस तरीके से चल रहा है विरोध प्रदर्शन। यहाँ पर जो है टीएमसी के सांसद भी कल्याण बनर्जी नजर आ रहे हैं। तो तमाम विपक्षी सांसद एक स्वर में ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तौर पर कहना यही है कि जिस तरीके से ये SIR की प्रक्रिया चलाई जा रही है, ये वोट काटने की साजिश है, मतदाताओं के वोट काटने की साजिश है। और इसी वजह से तमाम जो विपक्षी सांसद एक कतार में खड़े होकर के संसद भवन का मकर द्वार जहां पर कर रहे हैं ये विरोध प्रदर्शन। और साफ तौर पर मीसा भारती, राहुल गांधी, अखिलेश यादव एक साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी थोड़ी दूरी पर है, टीएमसी के कल्याण बनर्जी जो थोड़ी दूरी पर है, लेफ्ट पार्टी के यहाँ पर सांसद हैं। तो तमाम विपक्षी सांसद, DMK के सांसद नजर आ रहे हैं। तो एक एक करके तमाम विपक्षी सांसद जो एक स्वर में यहाँ पर प्रोफेसर मनोज झा नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर कहना यही है कि SIR की जो प्रक्रिया है उसी का विरोध कर रहे हैं। मनोज जी, SIR की प्रक्रिया का विरोध एक स्वर में, कोर्ट में भी विरोध, यहाँ भी विरोध, क्योंकि चुनाव आयोग ने अपना जहर, अपना जमीर गिरवी रख दिया है इनके पास, वोट की बेदखली नहीं होने देंगे। लेकिन चुनाव आयोग तो कह रहा है कि पूरे देश में करने की तैयारी है। चुनाव आयोग क्या कह रहा है, स्क्रिप्ट ऊपर से पकड़ाई जा रही है 2 व्यक्तियों द्वारा।
क्रेडिबिलिटी जीरो। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता जो है जीरो है, उसके ऊपर सवाल उठाते हुए और फिलहाल देखिए नासिर हुसैन जो है कांग्रेस के सांसद यहाँ पर नजर आए। नासिर जी, एफआईआर का विरोध, पूरा एसआर का विरोध कर रहे हैं। महाराष्ट्र में वोटर्स को ऐड करके चुनाव जीतने का काम किया है, अब बिहार में वोटर्स को डिलीट करके चुनाव जीतने का काम करना चाह रहे हैं। अगर डेमोक्रेसी ही खत्म हो जाए तो फिर मुद्दे हम लोग कैसा उठा पाएंगे? मुद्दे कैसे उठाएंगे डेमोक्रेसी अगर खत्म हो जाए? और यहाँ पर इसी वजह से तमाम जो विपक्षी सांसद कर रहे हैं देव प्रदर्शन। अंकित गुप्ता, ये संसद भवन परिसर में आप देख रहे हैं इंडिया गठबंधन के सांसद बाहर की तरफ आकर विरोध प्रदर्शन करते हुए। बिहार में जो वोटर लिस्ट पुनरीक्षण है, चुनाव आयोग की जो कवायद है, उसी का विरोध करते हुए ये सांसद निशाने पर मोदी सरकार को, केंद्र सरकार को लेते हुए ये सांसद। और इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि साहब ये वोटर लिस्ट पुनरीक्षण जो चुनाव आयोग की तरफ से करवाया जा रहा है, दरअसल ये एनडीए की तरफ से वोट कटाई है जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिहार में वोटरों का घालमेल, ये आरोप लगाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए आप इंडिया गठबंधन के सांसदों को देख रहे हैं। राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, अखिलेश यादव उनके एक तरफ खड़े हुए, दूसरी तरफ मीसा भारती खड़ी हुई नजर आ रही हैं, कन्नी मोई वहां पर खड़ी हुई नजर आ रही हैं, धर्मेंद्र यादव नजर आ रहे हैं, प्रियंका गांधी यहां पर नजर आ रही हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से तमाम अलग अलग दलों के इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं वो यहां खड़े नजर आ रहे हैं। कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, एनसीपी, तमाम जो अलग अलग इंडिया गठबंधन में शामिल दल हैं, उन्हीं के नेता इस वक्त एकजुट होकर नारेबाजी करते हुए संसद भवन परिसर में। और मुद्दा यहां पर एसआईआर का गरमाया हुआ है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण बिहार में चुनाव से पहले चुनाव आयोग करा रहा है, उसी को लेकर यह विरोध प्रदर्शन। और विपक्षी सांसदों की तरफ से कहा जा रहा है कि इस मुद्दे को लेकर हमने अदालत का दरवाजा भी खटखटाया है, अदालत में अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन संसद में भी हम ये मुद्दा उठा रहे हैं, संसद में भी हम अपनी आवाज उठाएंगे। आरोप इंडिया गठबंधन के सांसदों की तरफ से लगाया जा रहा है कि ये सब कुछ एनडीए की चाल है, बिहार में वोटों की कटाई, एनडीए इसी के जरिए जीत हासिल करना चाहता है। इतना ही नहीं, विपक्ष के सांसद ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने रणनीति अपनाई थी, मतलब वो एनडीए पर आरोप लगा रहे हैं कि बिहार महाराष्ट्र में एनडीए की तरफ से रणनीति अपनाई गई कि वोटरों को जोड़ दिया गया। और यहां पर अब बिहार में इंडिया गठबंधन के सांसद आरोप लगा रहे हैं कि वोटों को काटा जा रहा है और इसी के जरिए जीत का ये षड्यंत्र जो एनडीए की तरफ से रचा जा रहा है। इसी को लेकर इंडिया गठबंधन के सांसद स्टीलिंग इंडियाज राइट्स, देखिए आप एसआईआर को लेकर किस तरीके के ये अलग अलग नारे यहां पर लिखे हुए नजर आ रहे हैं। सबवर्जन ऑफ इंडियन रिपब्लिक, एसआईआर, स्टीलिंग इंडिया राइट, एसआईआर, नो एसआईआर, इस तरीके के अलग अलग पोस्टर्स हैं अपने हाथों में लेकर यहां इंडिया गठबंधन के सांसद नजर आ रहे हैं। हालांकि एसआईआर क्या है, एसआईआर में फिर से आपको बता दूं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण है जो चुनाव आयोग की तरफ से करवाया जा रहा है। चुनाव आयोग कह रहा है कि साहब उसका तो ये संवैधानिक अधिकार है, चुनाव आयोग का तो काम यही है कि लोकतंत्र फले फूले और ऐसे में जो वोटर है उसकी सही से पहचान हो पाए और सही वोटर ही मताधिकार का प्रयोग करे और लोकतंत्र आगे बढ़े। तो चुनाव आयोग कह रहा है हम तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये विपक्ष के सांसद हैं जो चुनाव आयोग के जरिए निशाने पर एनडीए सरकार को ले रहे हैं, ये कहते हुए कि चुनाव आयोग जो केंद्र की सरकार है उसकी कठपुतली की तरह काम कर रहा है, उसकी बी टीम की तरह काम कर रहा है और जो बिहार का मतदाता है उसका मताधिकार छीनने का काम चुनाव आयोग की तरफ से किया जा रहा है। ये इंडिया गठबंधन के सांसद आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, निशाने पर मोदी सरकार को ले रहे हैं और उसी को लेकर ये जोरदार नारेबाजी। वहीं बिहार विधानसभा की तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रही हूं। बिहार विधानसभा का भी सत्र चल रहा है और बिहार विधानसभा में भी जोरदार हंगामा हो रहा है। कल भी बिहार विधानसभा में इसी हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी थी। आज एक बार फिर बिहार विधानसभा में जब कार्रवाई हो रही है तो हंगामे के बीच ही आगे कार्रवाई बढ़ पा रही है, क्योंकि बिहार विधानसभा में भी यही वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का जो मामला है वो जोरदार तरीके से विपक्ष की तरफ से बिहार में भी उठाया जा रहा है। और क्या कह रहे हैं बीजेपी के सांसद हैं रवि किशन, उनकी प्रतिक्रिया आ रही है, सुन लेते हैं जरा। अरे विपक्ष तो क्या सवाल करता है हमको समझ ही नहीं आ रहा है। विपक्ष का सवाल ही किसी को पूरा देश बाल खजवाने लगता है। विपक्ष कौन सवाल करता है मेरे को आज तक मुझे समझ में नहीं आता। देखिए, मैं सबसे पहले तो उनके स्वास्थ्य के लिए जो है कुदरत से प्रार्थना करता हूं कि वो
तो वोटर लिस्ट विवाद पर संसद में यह प्रदर्शन होता हुआ आप देख रहे हैं। वोटर लिस्ट को लेकर विवाद विपक्ष की तरफ से खड़ा किया गया है। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर सवाल विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है। चुनाव आयोग कह रहा है कि हमारा संवैधानिक अधिकार है और हम संविधान के दायरे के तहत ही वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन विपक्ष लगातार घेराबंदी करते हुए सवाल चुनाव आयोग के इस कदम पर उठाते हुए निशाने पर मोदी सरकार को ले रहा है। और इसी के तहत आप देखिए किस तरीके से यहां पर ये इंडिया गठबंधन के सांसद नजर आ रहे हैं, जोरदार तरीके से नारेबाजी करते हुए। और खबर पक्की है, 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। आप जानते हैं 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामला, जिसमें कल ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था और सभी जो 11 आरोपी थे उन्हें बरी कर दिया गया था। दरअसल आरोपी कुल 12 थे, लेकिन एक की मौत हो गई थी और ऐसे में बाकी बचे 11 आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया था। हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कल ही कह दिया गया था खटखटाया जाएगा और आज महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई है। महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं। निपुण, निचली अदालत ने जिन आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजाए मौत का फैसला सुनाया था, उस फैसले को हाईकोर्ट की तरफ से पलटा गया। कल बड़ा धक्का महाराष्ट्र सरकार को लगा था और कल ही यह साफ कर दिया गया था कि महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। अब आज याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, क्या कहा गया याचिका में निपुण? देखिए, याचिका में सबसे पहले तो यही मांग की गई है कि हाईकोर्ट के आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। ये जो आरोपी हैं जिन्हें निचली अदालत ने दोषी करार दिया था लेकिन हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है, वो फिलहाल जेल से बाहर ना आने पाए। और इसके अलावा आदेश को जो हाईकोर्ट का आया है उसको विस्तृत रूप से चुनौती दी गई है। ये कहा गया है कि जो तथ्य थे सामने उनको हाईकोर्ट ने नहीं माना है। जिन तथ्यों के आधार पर निचली अदालत ने फैसला दिया और कुछ जांच में कुछ बारीक कमियों को आधार बनाकर सभी को छोड़ दिया गया है, इस तरह की बातें महाराष्ट्र सरकार की याचिका में कही गई है। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर यही है जिसके चलते तत्काल सुनवाई की मांग महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की गई, वो ये कि महाराष्ट्र सरकार नहीं चाहती है कि ये हाईकोर्ट का आदेश फिलहाल अमल में आए और सभी लोग जेल से बाहर आ जाएं। ऐसे में सबसे पहली मांग है हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे की। बहुत शुक्रिया आपका निपुण सहगल। तो इस मामले में अब 24 जुलाई को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के आदेश पर तत्काल स्टे लगे, रोक लगे और ये जो अभी आरोपी जेल में बंद हैं वो जेल से बाहर ना आए, याचिका महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में लगा दी गई है। खबर पक्की है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और यहां भारी बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड का खौफ बढ़ा हुआ है। शिमला के कुमारसेन इलाके के लुहरी सेंज मार्ग पर अचानक पहाड़ से बड़ी चट्टानें नीचे आकर गिरी हैं और ये चट्टानें सीधे सड़क से गुजर रही एक पिकअप वैन पर गिरी। इस हादसे में पिकअप में सवार 2 लोग घायल हो गए। तस्वीर आप देख रहे हैं, हालत देखिए क्या हुई है इस पिकअप गाड़ी की। सड़क के बीच पिकअप गाड़ी खड़ी हुई है, पहाड़ से चट्टान सीधे इसी गाड़ी पर आकर गिरी और गाड़ी को बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया। इस हादसे के बाद से ये नेशनल हाईवे 305 है, कुछ देर के लिए बंद किया गया। ये लोगों ने यह बताया कि बारिश हो रही थी, बारिश की वजह से लगातार पहाड़ों से मिट्टी दरक रही है, चट्टानें गिर रही हैं और यही वजह इस हादसे की भी बनी है। उधर हिमाचल प्रदेश के मंडी से एक बार फिर लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें सामने आ गई। लैंडस्लाइड मंडी का जो ओट इलाका है वहां नेशनल हाईवे पर हुआ है। पहाड़ से नीचे भारी भरकम चट्टान टूटकर गिरती नजर आई है और इसे देखने के बाद तो जो नीचे लोग मौजूद थे उनकी तो जैसे सांसें अटक गई। भारी भरकम चट्टान तेजी से पहाड़ से नीचे देखिए कैसे गिर रही है और नीचे आते आते ये बड़ा सा जो चट्टान का टुकड़ा था वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता चला गया। और गनीमत यही कि इस दौरान नीचे कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के सेनगांव तहसील में बादल फटा, इस वजह से हड़कंप मचा। बादल फटने के बाद बनबराड़ा इलाके में तो अचानक नदी में उफान आ गया, लोग दहशत में हैं। नदी का पानी तेजी से रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ रहा है, इससे लोगों में और डर है। हालात इस कदर खराब हो गए कि नदी किनारे मौजूद 3 लोग नजदीक में ही जो शिव मंदिर है वहां शरण लेने पहुंच गए और तब कहीं जाकर उनकी जान बच पाई।
ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कैसे बादल फटने के बाद पूरा इलाका पानी की लहरों में घिरा नजर आ रहा है। इसकी वजह से काफी देर तक इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं असम के शहर गुवाहाटी की, जो भारी बारिश के बाद पानी से सराबोर दिख रहा है। गुवाहाटी की सड़कों पर पानी का कब्जा है। शहर की सड़कें पानी के बीच गुम हैं और कई इलाकों में जलभराव के हालात दिखाई दे रहे हैं। ये हैं तस्वीरें, आप साफ देख सकते हैं। गुवाहाटी में गाड़ियां सड़क पर 2 से 3 फीट पानी भरा हुआ है और उसी बीच चलने को मजबूर है। इसकी वजह से शहर में जनजीवन पानी भरा हुआ है, अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, लोग बहुत परेशान हैं। तस्वीरों में दिख रहा है गुवाहाटी के करीब करीब सभी इलाके और सभी इलाकों की एक सी तस्वीर, हर तरफ जल भराव। स्थानीय लोगों की मुश्किल में लगातार बढ़ोतरी होती नजर आ रही है। खबर पक्की है, जम्मू कश्मीर के राजौरी में मौसम की करवट से लोग दहशत में। राजौरी में तेज बारिश हो गई, पूरा इलाका पानी में सराबोर, जगह जगह जल भराव से लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर में कई जगह पानी भरा हुआ है। राजौरी के पास नदियां उफान पर हैं, नाले उबाल मार रहे हैं, लोग दहशत में हैं, लोग खौफ में हैं। लहरों का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। मौसम की इस करवट की वजह से राजौरी की सड़कों पर बिल्कुल सन्नाटा है, लोग घरों से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। ज्यादातर लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। दरअसल यहाँ नदी के जलस्तर में हुई बढ़ोतरी लोगों को डरा रही है। इसी से नदी किनारे वाले इलाकों में बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। खबर पक्की है, हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बारिश और हालात बिगड़ गए। लगातार बारिश की वजह से चंबा में नदी नाले सब उफान पर हैं। इससे इलाके में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन की ओर से लोगों के लिए चेतावनी जारी की जा रही है। लोगों से नदी नालों के किनारे ना जाने की अपील की जा रही है। हालात को देखते हुए आपदा प्रबंधन दल को राहत और बचाव के काम के लिए तैयार रहने को कह दिया गया है। चंबा में पिछले कुछ दिन से बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में लोगों में डर है। अब मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों की मुसीबत और बढ़ती नजर आ रही है। खबर पक्की है, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बड़ा हादसा हो गया। यहां एक तेज रफ्तार कार जो भोगावती नदी है सीधे उसमें जा गिरी। नदी में गिरने के बाद ये गाड़ी पलट गई। ये हादसा दरअसल कुदुन्नी से करंजाफेन को जोड़ने वाला जो रास्ता है वहां पर हुआ है। तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में ये रास्ता हुआ है, हादसा ये हुआ है। और यहाँ तेज रफ्तार गाड़ी थी, ड्राइवर ने अचानक रफ्तार की वजह से बताया जा रहा है कि गाड़ी पर से ड्राइवर का कंट्रोल छूटा और गाड़ी बेकाबू और सीधी ये जो भोगावती नदी है इसमें गिरी और गिरने के बाद और पलट गई। गनीमत ये रही, हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने कार में सवार लोगों को वक्त रहते बाहर निकाल लिया, उनकी जान बच गई। फिलहाल हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, उनका इलाज जारी है। और अब आगे मौलाना छांगुर के धर्मांतरण गैंग को लेकर एक बड़ी खबर। छांगुर गैंग ने पनामा में बनाई थी एक फर्जी कंपनी। मौलाना छांगुर के पनामा कनेक्शन पर बड़ा खुलासा हो रहा है। छांगुर के करीबी नवीन ने पनामा में फर्जी कंपनी बनाई थी। फर्जी कंपनी में कुछ विदेशी नागरिक भी शामिल किए थे। $10,000 लगाकर पनामा में फर्जी कंपनी बनाई। फर्जी कंपनी से करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने का शक है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद है और जरा मनोज से ही जानते हैं। मनोज, ये मौलाना छांगुर का पनामा कनेक्शन क्या सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि ईडी इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है और ईडी के हाथ कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगे हैं जिससे साफ हुआ है कि पनामा में एक बड़ी शेल कंपनी तैयार की गई थी $10,000 लगा करके, और उस शेल कंपनी के अंदर कुछ विदेशी नागरिकों को भी शामिल किया गया था। ईडी को शक है कि इस शेल कंपनी के जरिए करोड़ों रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो की गई थी, और इस कंपनी में जो विदेशी नागरिकों को शामिल किया गया था उनको अलग अलग पद भी दिए गए थे। आपको बताना चाहूंगा, दरअसल ये एक सामान्य तरीका होता है जहाँ पर शो ऑफ करके कंपनियों में दिखावे के लिए विदेशी नागरिकों को शामिल किया जाता है, लेकिन इसका संचालन
किसी और के हाथ में होता है। तो ईडी जिस तरीके से इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसमें कंपनी का नाम सामने आया है। उसके अलावा ये भी सामने आया है कि 10,000 रुपए डॉलर लगा करके शेल कंपनी बनाई गई थी। ईडी को लगता है कि इस कंपनी के जरिए करोड़ों रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो की जा रही थी। अब ईडी जो है वो झांगुर बाबा, इसके अलावा नवीन और जो और सहयोगी हैं उनको रिमांड पर लेगी, अदालत में एप्लीकेशन लगाएगी, रिमांड पर लेगी और उसके बाद की जो पूछताछ होगी तो आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मतलब अब तैयारी ईडी की छांगुर को रिमांड पर लेने की है। पनामा कनेक्शन मौलाना छांगुर का, उसी को खगा लेगी अब ईडी। आगे बढ़ते हैं हम, खबर पक्की है। जयपुर के हथनीकुंड झरने में नहाने के दौरान एक साधु और वहां मौजूद लड़कों के बीच मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सामने आ गया। इस वीडियो में एक साधु झरने में नहा रहे लड़कों पर पत्थर बरसाता दिख रहा है और फिर लड़कों पर लाठी से हमला बोलता दिख रहा है। आरोप है हथनीकुंड झरने पर नहाने पहुंचे युवक एक दूसरे पर कमेंट कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। इसी से वहां मौजूद साधु का गुस्सा भड़क गया और उसने इन लड़कों से पहले तो कहासुनी की, फिर लड़कों पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। बाद में साधु एक लड़के पर डंडे से हमला करता दिखा। साधु की लड़कों से झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसे लेकर किसी पक्ष ने पुलिस से शिकायत नहीं की है। पुलिस खुद ही अब इस वीडियो की तफ्तीश में जुटी है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा की एक पहाड़ी पर एक खौफनाक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लड़के पहाड़ की चोटी पर चढ़कर हंसी मजाक करते दिखाई दे रहे हैं। जो सेल्फी और वीडियो लेने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। वीडियो बनाने वाला शख्स उन्हें इस खौफनाक चोटी से उतरने की लगातार हिदायतें देता है, लेकिन सभी लड़के उसकी बात को नजरअंदाज करते रहते हैं। कहाँ के आजा भैया, आजा यार, मोला डर लगा थे। ओ भैया आजा यार, आजा, फोटो होगी तो राजा। पहाड़ की चोटी पर 6 से 7 लड़के खड़े दिखाई देते हैं। कोई हाथ फैलाकर फोटो खींचता है तो कोई एक दूसरे का हाथ पकड़कर, जबकि चोटी के चारों तरफ गहरी खाई है। लेकिन सेल्फी ले रहे लड़कों को इसका बिल्कुल डर नहीं था, जबकि एक युवक उन्हें लगातार समझा रहा था। 12 फीट है, ज्यादा नहीं है। 12 फीट है, पता नहीं चली। ऊपर जाके बहुत अच्छा रास्ता है वो। वीडियो दंतेवाड़ा के ढोलकल गणेश का है, जो बेलाडीला पहाड़ी पर 3000 फीट की ऊंचाई पर है। सेल्फी के लिए लापरवाही करते युवाओं का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गुजरात के सूरत में हादसे की खौफनाक तस्वीरें सामने आ गई। यहां पेट्रोल पंप पर तेल भराने पहुंचे कार सवार ने साफ सफाई कर रही महिला को कुचल डाला। हादसे को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में पूरा हादसा कैद हो गया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि एक सफेद रंग की कार पहले पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने के लिए रुकती है। इसके बाद ये आगे साफ सफाई में जुटी पेट्रोल पंप की महिला कर्मचारी पर गाड़ी चढ़ा देती है। हादसे के बाद चीख पुकार मची, बावजूद इसके कार ड्राइवर रुका नहीं, महिला को कुचलता हुआ आगे निकल गया। हादसे में महिला के पैर में गंभीर चोट आई, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं कार के नंबर के आधार पर पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर पर केस दर्ज कर लिया है। ये वीडियो 20 जुलाई का बताया जा रहा है, जब सुबह सुबह ये कार सवार पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने पहुंचा था। उत्तर प्रदेश में पहले तो खंबे को हटाए बिना सड़क बना दी गई और फिर खंबा हटाने का खर्च बता दिया गया 50,000 रुपए। ये मामला सहारनपुर में हुई समीक्षा बैठक के दौरान सामने आया। संबंधित विभाग के पास सड़क बनाने के करोड़ों रुपए थे, लेकिन खंबा हटाने के पैसे नहीं थे। मामले को लेकर स्थानीय विधायक राजीव गुंबर ने बिजली विभाग के अधिकारियों से कई बार बात की तो उन्हें 50,000 का बिल भेज दिया गया। खंबे तो मात्र है 15,000 रुपए के और कुल मिला के 26,000 रुपए इसमें, बाकी आपका जीएसटी लगा दिया आपने उसमें, और ये लगा दिया उसमें डिसमेंटल एंड कार्टेज ऑफ ओल्ड एसटीपी 5,000 रुपए। इसके बाद बैठक के दौरान विधायक बिजली विभाग के अधिकारियों को 50,000 रुपए कैश देने लगे और कहा कि अगर आप नहीं करवाएंगे तो अपने खर्च पर करवाऊंगा। पैसे लो, इधर को आ लो, पैसे लो, मैं लेके आया तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए 50,000 रुपए घर से डाल के चला, इसीलिए पकड़ तेरे तो काम है।
25,000 रुपए के खंभे और 25,000 रुपए में लगाई, उसके हटवाई, उसके GST। विधायक राजीव गुंबर ने इस दौरान बिजली विभाग के ढीले इंतजाम और समस्याओं के प्रति अनदेखी करने वाले अफसरों पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा शहर के कई इलाकों में सड़क के बीचों बीच खंभे खड़े हैं, लेकिन उनकी तरफ किसी अधिकारी का ध्यान नहीं है। खबर पक्की है, मध्य प्रदेश के पन्ना में कांग्रेस नेता पूर्व जिला पंचायत सदस्य अनिल तिवारी ने अपनी मांग को मनवाने के लिए अनोखा तरीका अपना लिया। उन्होंने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली का आरोप लगाते हुए दंडवत यात्रा शुरू की है, जिसके बाद नेताजी ने ना कांटे देखे और ना ही कीचड़। अपनी मांगों को मनवाने के लिए वो कीचड़ में लेटते हुए आगे बढ़ते रहे, जबकि उनके समर्थक नेताजी के जूते हाथ में लिए उनका उत्साह बढ़ाते दिखे। अपनी मांगों को मनवाने के लिए नेताजी आगे आगे दंडवत यात्रा कर रहे थे और उनके पीछे पीछे गांव वाले चल रहे थे। दंडवत यात्रा के दौरान नेताजी ने ज्ञापन भी सौंपा। आमजन अनेक प्रकार की गंभीर समस्याओं का सामना कर रही है। आपके माध्यम से हम इन समस्याओं के निराकरण की अपेक्षा रखते हैं। कांग्रेस नेता अनिल तिवारी ने पवई विधानसभा क्षेत्र में सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था की बदहाली का मुद्दा उठाया है। हरिद्वार में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब गंगा नदी के ऊपर बने केबल ब्रिज में एक बाइक में चिंगारी भड़क गई। देखते ही देखते बाइक आग का गोला बन गई। घटना के वक्त केबल ब्रिज पर कावड़ियों का रेला निकल रहा था। सोमवार के चलते भीड़ भी ज्यादा थी, तभी एक कावड़िए की बाइक में आग लग गई। पलक झपकते ही आग ने विकराल रूप ले लिया। बाइक सवार भोला ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। मौके पर मौजूद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए केबल ब्रिज के दोनों तरफ का ट्रैफिक रोक दिया और मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग इतनी भयंकर थी जिसका धुआं दूर से ही देखा जा सकता था और बाइक पूरी तरह से जलकर स्वाहा हो गई। आग बुझाने के बाद पुलिस से लेकर पुल पर निकलने वाले लोगों ने भी राहत की सांस ली। गनीमत रही कि समय रहते कावड़ मेले की भीड़ और हाई अलर्ट के बीच हादसा टल गया, नहीं तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। गो तस्करी को लेकर उत्तराखंड में पुलिस एक्शन में है। उधम सिंह नगर में गोकशी की घटनाओं में शामिल 2 आरोपी इनकाउंटर के बाद पकड़ लिए गए हैं। घायल बदमाशों का अस्पताल में इलाज जारी है। अस्पताल में भर्ती दोनों ही बदमाशों ने जब पुलिस अधिकारियों को देखा तो माफी मांगने लगे। एनकाउंटर के दौरान बदमाशों के पास से एक गाय भी बरामद हुई है। इनसे और गहनता से पूछताछ की जाएगी। इस क्षेत्र में पहले से भी कई जानकारियां ऐसी प्राप्त हुई हैं पुलिस को कि बहुत ज्यादा गोकशी की घटनाएं होती हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी सगे भाई हैं और इनमें से कजीम पर पहले से ही हत्या का मामला दर्ज है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।